आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें हम लोगों ने टेम्परेचर की बात करी थी। हम लोगों ने तीन फैक्टर देखे थे। एक हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन का इफेक्ट, फिर गैसेस रिएक्टेंट के प्रेशर का इफेक्ट, और थर्ड हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर का इफेक्ट। आज हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, फोर्थ है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, कंज्यूम नहीं होते हैं, केवल केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्टेड करते हैं। वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन रिएक्शन को अफेक्टेड करते हैं। अब डिपेंड करता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन के रेट को घटा देगा। मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट वो रिएक्टेंट नहीं है, वो क्या है, केवल और केवल रिएक्शन को अफेक्टेड, रिएक्शन के रेट को अफेक्टेड करते हैं। तो कैटलिस्ट देखिए रिएक्शन के रेट को कैसे चेंज करता है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो रेट कांस्टेंट होता है k, वो होता है a e टू दी पावर माइनस a अपॉन RT। यहां पर a आपको सारा कुछ पता है, a है आर्हेनियस कांस्टेंट, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर। तो यहां पर कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट जो होता है changes activation energy, activation energy of reaction, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। अभी आपको पता है कि अगर हम लोग रिएक्शन में, ये एनर्जी एक्सिस है, एनर्जी, और ये एक्सिस है आपकी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इस पर हम काउंट कर रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि भाई रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अभी जब आप रिएक्टेंट को एनर्जी देंगे तो उस एनर्जी का यूज करके बॉन्ड फिजन होगा। तो यहाँ पर जब रिएक्टेंट को एनर्जी देंगे तो बॉन्ड फिजन होगा, और बॉन्ड फिजन के बाद जो बनते हैं वो होते हैं इंटरमीडिएट। यहाँ पर इंटरमीडिएट बन गया, फिर इंटरमीडिएट न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट बनाएगा। ये हमारा ग्राफ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी में। यहाँ पर रिएक्टेंट के बॉन्ड फिजन में जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद यहां पर प्रोडक्ट बन गया है। प्रोडक्ट की एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, देखिए यहां पर रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी देंगे तो बॉन्ड फिजन हो जाएगा और वो प्रोडक्ट को फॉर्मेशन के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन देख रहे हैं, हम लोग रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट देख रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को देख रहे हैं, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को। ठीक है ना। इसलिए क्या है, केवल इसी को एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। यहां पर अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होती तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये वाली एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी होती।
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच। ये हीट ऑफ रिएक्शन है। डेल्टा एच देखिए क्या होता है, डेल्टा एच होता है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। यहां पर देखिए जो एक्टिवेशन गिवन एनर्जी कम है और रिलीज एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना भी चाहिए क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, ये नेगेटिव होगा। और डेल्टा एच नेगेटिव किसमें होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ रहे हैं बच्चा लोगों? यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने ये आपको टेम्परेचर में भी बताया था, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऑन एनर्जी का ग्राफ। आप देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कम हो जाएगी। अब कौन सी एक्टिवेशन, दोनों एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअल में ये जो हाईएस्ट एनर्जी है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाती है तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट भी कम हो जाएगी। कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के रेट को इंक्रीज कर देता है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये डिक्रीज कर जाएगी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ईटी डैश। तो यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो जाएगी। पहले इतनी थी, अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इतनी हो गई। जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। यहां पर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन ले रहे हैं, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिएक्शन बैक नहीं होगी। तो हम लोग जरा देख लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से या ज्यादा होने से रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे और नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। एक्चुअल में कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉन्ड फिजन में हेल्प करते हैं, कैटलिस्ट कभी कंज्यूम नहीं होते। ये क्या होता है, रिएक्टेंट को रिएक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। और हेल्प की कहां जरूरत होती है, बॉन्ड फिजन में। बॉन्ड फॉर्मेशन में तो एनर्जी रिलीज होती है, वहां तो हेल्प की कोई जरूरत नहीं होती है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। पहला नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। दूसरा नोट है नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट increases activation energy, activation energy। नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो हम लोग जरा पॉजिटिव कैटलिस्ट की फंक्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। तो हमारा के देखिए क्या होगा, के एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो यहां पर जब ये की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा,
ये अपॉन आरटी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। न्यूमरेटर में है ये कम हो रहा, आरटी तो वही रहेगा, तो जब ये डिक्रीज करेगा, डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये अपॉन आरटी भी डिक्रीज करेगा। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई माइनस साइन लगा देंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर माइनस ए अपॉन आर टी, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब ये इंक्रीज करेगा तो यहां पर e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि e 1 से बड़ा नंबर है, e एक्सपोनेंशियल है 2.7132, तो यहां पर इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अभी देखिए इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो यहां से k की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, k इज इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस a अपॉन आर टी। जब ये इंक्रीज करेगा तो k भी इंक्रीज करेगा, और आपको ये भी पता होता है कि रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। तो जब k इंक्रीज कर रहा है तो रेट भी इंक्रीज करेगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। यहां से हम अपना स्टेटमेंट देंगे, रेट पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अभी देखिए नेगेटिव कैटलिस्ट का मामला क्या होगा। नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट देखिए क्या होगा। नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस। तो देखिए यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो ये अपॉन आर टी भी इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो माइनस ए अपॉन आर टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां से e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी भी डिक्रीज होगा, k डिक्रीज होगा और रेट भी डिक्रीज होगा। रेट इज आल्सो डिक्रीजेस, रेट भी डिक्रीज करेगा। बात समझ रहे हैं। तो जब नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट क्या करेगा, रेट डिक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे। तो ये कैटलिस्ट का इफेक्ट था। इसके बाद हम लोग फिफ्थ इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। फिफ्थ इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स का नेचर होता है उस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जैसे अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही तेजी से रिएक्शन होगी। पता है ना आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पता है या नहीं पता है? नहीं पता है। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं?
कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, साइनाइड ग्रुप देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उतना ही फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये सारा ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया गया होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा उतना ही तेजी से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। देख लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन देंगे, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब जिसमें CH3Cl, जब कभी भी पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगी तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। पाई बॉन्ड एडिशन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। तो यहां पर इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड इधर टूटेगी, माइनस प्लस। अभी देखिए यहां पर प्लस माइनस, यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये यहां पर सबसे पहले अटैक करेगा, पहले यहां पर ये अटैक करेगा, फिर कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH प्लस CH2 CH3। अब ये कार्बोकैटायन में सेकंड स्टेप में CH3 CH प्लस CH2 CH3, इसमें Cl माइनस अटैक करेगा और बना देगा CH3 CHCl और यहां पर हो जाएगा CH2 CH3। ये हमारी रिएक्शन होगी। एक दूसरा एग्जांपल है, ये है रिएक्शन 1, इसको हम लोग रिएक्शन 1 बोल रहे हैं और दूसरी रिएक्शन 2 ले रहे हैं, रिएक्शन 2। अभी देखिए रिएक्शन 2 में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल H+ होगा, माइनस प्लस। अभी H+ क्या होगा, लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए सेकंड रिएक्शन का रेट स्लो होगा और फर्स्ट रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। रिएक्शन सेम होगी, ये यहां ऐड होगा और ये यहां ऐड होगा। फाइनल हम ओवरऑल एक साथ रिएक्शन लिख रहे हैं, यहां पर हो जाएगा CH3 CHCl CH3, ठीक है ना। इसमें हमें पता है कि भाई यहां पर CH3 प्लस is more reactive electrophile, more reactive electrophile। ये more reactive electrophile है देन H+, H+ से ज्यादा reactive electrophile है, इसलिए rate of first reaction is higher than rate of second reaction, thus rate of first reaction is higher than rate of second reaction, rate of second reaction। जो फर्स्ट रिएक्शन का रेट है वो सेकंड रिएक्शन के रेट से ज्यादा होगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स।
इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स देखिए रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगी। जितनी ज्यादा फ्री स्टेट होगी उतना ही रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन स्लो होती है, लिक्विड फॉर्म में उससे ज्यादा फास्ट होगी, गैसेस फॉर्म में और ज्यादा फास्ट होगी। रीजन क्या है कि यहां पर सॉलिड में आपको क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि सॉलिड में क्या है, आपको पहले मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करना होगा, फिर बॉन्ड फिजन करनी होगी। लिक्विड फेज में क्या होगा कि अभी इंटरमॉलिक्यूलर फेज सॉलिड के कंपैरिजन में कुछ कम होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी कुछ कम हो जाएगा। और हम लोग देख चुके हैं कैटलिस्ट के इफेक्ट में कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उस एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से रेट कांस्टेंट k की वैल्यू बढ़ती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। और गैसेस स्टेट में क्या होगा, एटम्स आइसोलेटेड होते हैं, तो वहां केवल बॉन्ड फिजन में आपको एनर्जी देनी है, सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी। इसलिए गैसेस स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड स्टेट में और फिर सॉलिड स्टेट में। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, rate of reaction in gaseous state is greater than rate of reaction in liquid phase is greater than rate of reaction in solid phase। ऐसा केवल और केवल उनमें जो इंटरनल ओवरऑल जो टोटल फोर्स है उसके ज्यादा होने की वजह से हो रहा। सबसे कम गैसेस फेज में होगा तो बॉन्ड फिजन के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। फिर उसके बाद लिक्विड फेज में और सबसे कम गैसेस फेज में होगा। ठीक है ना। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। Effect of surface area of reactant। रिएक्टेंट का जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। देखिए रिएक्शन तब होती है जब नंबर ऑफ कोलिजन, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर डिपेंड करता है। सारे कोलिजन से क्या होगा, रिएक्टेंट का बॉन्ड फिजन नहीं होगा, कुछ ही कोलिजन्स होंगे जिनसे रिएक्टेंट का बॉन्ड फिजन होगा। तो अभी देखिए यहां पर क्या है कि जिन कोलिजन से बॉन्ड फिजन होना है वो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर ही तो डिपेंड करेंगे। तो जब रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। यही कारण है कि लकड़ी के कंपैरिजन में लकड़ी का बुरादा तेजी से जलता है, क्योंकि जो लकड़ी का बुरादा होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जब हम लोग किसी सब्सटेंस सॉलिड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना।
तो यहां पर क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, rate of reaction increases, rate of reaction increases. एग्जाम्पल देखिए, अगर HCl की हम लोग जिंक सॉलिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये लिक्विड है, इसकी रिएक्शन जिंक सॉलिड से करवा के ZnCl2 लिक्विड और हाइड्रोजन गैस मिल रही है, H2 गैस। अभी देखिए, अगर हम यहाँ पर HCl में, ये HCl है, इसमें जिंक का एक बड़ा सा पीस ले लेंगे, ये जिंक है, इसका हम बड़ा सा पीस ले लेंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस। और एक में क्या है, हम दूसरे में क्या कर रहे हैं, दूसरे में हम HCl में जिनके छोटे छोटे पीस ले रहे हैं, ये क्या है, ये जिंक डस्ट है। तो यहां से हाइड्रोजन ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो रही होगी, H2 गैस, ये फास्ट रिएक्शन होगी, फास्ट होगी और ये स्लो होगी। ऐसा इसलिए कि यहां पर जिंक का सरफेस एरिया ज्यादा है, छोटे छोटे पीसेस में जिंक को हमने लिया, जिंक के एक पीस के कंपैरिजन में उसका जो डस्ट होगी वो तेजी से रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो ये हमारे सरफेस एरिया का इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ सनलाइट, ठीक है। एट्थ है इफेक्ट ऑफ सनलाइट, इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इफेक्ट ऑफ सनलाइट हम लोग देखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन जो है फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट के जो फोटोन होते हैं वो बॉन्ड फिजन में पार्टिसिपेट करते, कोई भी रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन हो, सनलाइट की प्रेजेंस में फास्ट हो जाएगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट rate of reaction increases, reaction increases, because photons of light are used in bond fission. Bond fission, कोई भी रिएक्शन हो सनलाइट की प्रेजेंस में फास्ट हो जाती है, ठीक है। आज यहीं तक रहेगा, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी की एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।